तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा त्रयोदशी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दुनिया के सबसे पहले पावरफुल लॉन्च व्हीकल स्टारशिप का पहला ऑर्बिटल टेस्ट टल गया है। बताया गया है प्रेशर वाल्व के फ्रीज होने के कारण लॉन्च को 39 सेकंड पहले रोक दिया गया। बताया गया अब इसे रीसेट करने में 48 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों आपको बता दें ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट एलन मस्क की कंपनी द्वारा लॉन्च किया जा रहा था। बताया गया है ये लॉन्चिंग इसलिए अहम थी क्योंकि ये स्पेसशिप ही इंसानों को इंटरप्लेनेटरी बनाएगा, यानी इसकी मदद से पहली बार कोई इंसान पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लेनेट पर कदम रखेगा। दोस्तों आपको बता दें एलन मस्क यानी कि ट्विटर के मालिक साल 2029 तक इंसानों को मंगल ग्रह पहुँचाकर वहाँ कॉलोनी बसाना चाहते हैं। बताया गया है बीते सोमवार शाम को जो स्पेसशिप लॉन्च होने वाला था वही स्पेसशिप इंसानों को दुनिया के किसी भी कोने में 1 घंटे से कम समय में पहुंचाने में भी सक्षम होगा। आसान शब्दों में कहें तो इस वाली स्पेसशिप का इस्तेमाल आने वाले दिनों में इस दुनिया में भी किया जा सकता है सफर करने के लिए, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये स्पेसशिप दुनिया के किसी भी कोने में केवल 1 घंटे में लोगों को पहुंचा सकेगा। दोस्तों आपको बता दें एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स उसी ने इस स्पेसशिप को बनाया है। इसकी एक सबसे खास बात यह है कि ये रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आसान शब्दों में कहें तो स्पेसशिप को अंतरिक्ष में पहुँचाने के लिए जिन रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा वो रॉकेट स्पेसशिप को अंतरिक्ष में पहुंचाकर दोबारा धरती पे लैंड हो जाएंगे और उन रॉकेट का इस्तेमाल दोबारा किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें जो स्पेसशिप मंगल ग्रह तक जाएगा उसकी एक और खास बात यह है कि जब ये अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तब भी इसे दोबारा रिफ्यूल किया जा सकेगा। आप इस तस्वीर के जरिए सभी चीजों को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले सुपर हैवी बूस्टर के साथ स्टारशिप लॉन्च होगा। जैसे ही स्टारशिप अंतरिक्ष में पहुँचेगा तो बूस्टर यानी कि रॉकेट अलग हो जाएगा और ये दोबारा पृथ्वी पे लौट आएगा। फिर इसके बाद पृथ्वी से एक रिफिलिंग टैंक भेजा जाएगा जो अंतरिक्ष में जाकर स्टारशिप से जुड़ जाएगा और उसमें फ्यूल भर देगा। फ्यूल भरने के बाद वो टैंकर वाला रॉकेट वापस धरती पे लौट आएगा। फिर इसके बाद स्टारशिप अपनी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमेगा और मंगल ग्रह की तरफ निकल जाएगा। बताया गया है ये वाला स्टारशिप एक बार में 100 लोगों को मंगल ग्रह पे ले जा सकेगा। अब दोस्तों इतनी जानकारी जानने के बाद कई लोगों के मनों में ये सवाल आ सकता है कि जब स्टारशिप वहाँ पे पहुँच जाएगा तो उसमें फिर फ्यूल कैसे भरा जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह तो पृथ्वी से लगभग 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। ऐसे में उसकी रिफ्यूलिंग कैसे होगी? तो इसके लिए बताया गया है जो स्टारशिप मंगल ग्रह पर जाएगा उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा होगा जो मंगल ग्रह की सरफेस पे मौजूद नेचुरल H2O और CO2 के रिसोर्सेज से खुद को रिफ्यूल करेगा। आपको बता दें मंगल ग्रह पर पृथ्वी से पहुंचने में करीब 9 महीने का समय लगेगा और वापस आने में भी इतना ही समय लगेगा। अब ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि आखिर मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की या कॉलोनी बसाने की क्या जरूरत है? तो मंगल ग्रह पे कॉलोनी बसाने की जरूरत पर एलन मस्क कहते हैं कि पृथ्वी पर एक लाइफ एंडिंग इवेंट मानवता के अंत का कारण बन सकता है, यानी कि कोई एक ऐसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है जैसे कि डायनासोर के जमाने में हुई थी और डायनासोर का अंत हो गया था। तो ऐसे ही इंसानों के साथ भी हो सकता है। इसी की वजह से इंसानों को अपना विस्तार करना चाहिए। आपको इसी कड़ी में बता दें प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने भी सन 2017 में कहा था कि अगर इंसानों को सरवाइव करना है तो उन्हें 100 साल के भीतर अपना विस्तार करना होगा, यानी कि किसी दूसरे ग्रह पर भी अपनी बस्ती बसानी होगी। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ये बड़ा चमत्कार किया जा सकता है एलन मस्क की कंपनी द्वारा जिसका नाम है स्पेसएक्स। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आ रही है अतीक अहमद को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में 3 लोगों ने मिलकर माफिया अतीक अहमद की जान ले ली थी। अब इसी कड़ी में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की जान लेने के लिए तीनों आरोपियों को 10-10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब ये सुपारी किसने दी थी, क्यों दी थी, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। बताया गया है आने वाले दिनों में पुलिस इस एंगल को लेकर भी जाँच कर सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है योगी सरकार को लेकर। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि योगी सरकार में हर 12 दिन में एक इनकाउंटर हुआ है। साथ ही एक और आर्टिकल में कहा गया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के आते ही 1000% बढ़ी है फर्जी इनकाउंटर की शिकायतें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गूगल का दबदबा धीरे धीरे खत्म होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक सर्च इंजन गूगल का दबदबा अब कम होता नजर आ रहा है। बताया गया सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी गूगल से दूरी बनाना शुरू कर दी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब खबर है कि सैमसंग ने गूगल से किनारा करते हुए गूगल के डिफॉल्ट सर्च इंजन को छोड़कर अपने स्मार्टफोन में माइक्रोसॉफ्ट के बिंग AI सर्च इंजन को देने का फैसला किया है। बताया गया है इसके पीछे AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में गूगल का पिछड़ना भी कारण माना जा रहा है। वहीं बताया गया है आने वाले दिनों में एप्पल भी इसी तरह का फैसला ले सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एप्पल के CEO को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक टेक कंपनी एप्पल आज मंगलवार को भारत में अपना पहला ऑफिशियल स्टोर एप्पल BKC शुरू करने जा रही है। बताया गया एप्पल के CEO टिम कुक स्टोर की लॉन्चिंग के लिए भारत पहुँच गए हैं। उन्होंने अभी हाल ही में बीते सोमवार को मुंबई
पहुंचते ही ट्वीट किया कि हेलो मुंबई, हम कल नए एप्पल BKC स्टोर में अपने कस्टमर्स का स्वागत करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। आपको बता दें, ट्वीट की गई फोटो में टिम कुक के साथ मुंबई स्टोर के एम्प्लॉइज भी नजर आ रहे हैं। वहीं बताया गया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते रोज सोमवार को मुकेश अंबानी और टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, टिम कुक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित नेने से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की एक फोटो माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पे शेयर की है। इसमें एप्पल के CEO टिम कुक और माधुरी दीक्षित रेस्टोरेंट में वड़ा पाव खाते हुए दिख रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि एप्पल के CEO प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एक और जानकारी ये दी गई है कि एप्पल के पहले स्टोर के बाद आने वाले 20 अप्रैल को दिल्ली के साकेत में एप्पल का दूसरा ऑफिशियल स्टोर खुलेगा। ओपनिंग के बाद दोनों ही स्टोर सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक ओपन रहेंगे। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल के महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 282 रुपए देने होंगे। हालांकि आपको बता दें, बढ़ोतरी के बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल भारत की तुलना में सस्ते हैं। बात यह है कि अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि भारत में इसका दाम लगभग 104 रुपए के करीब है। बात यह है कि भारत का 1 रुपया अभी पाकिस्तान में 3 रुपए 47 पैसे बन जाता है। इसी की वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तो पेट्रोल महंगा है, लेकिन भारतीय रुपए के हिसाब से सस्ता है। वैसे शायद दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में भी पेट्रोल अपने इंडिया से सस्ता है। अभी अमेरिका में भारतीय रुपए के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 84 रुपए 6 पैसे ही देने होंगे। वहीं आपको रूस में केवल 51 रुपए 57 पैसे देने होंगे। वहीं जापान में पेट्रोल की कीमत लगभग अपने भारत के हिसाब से है। बताया गया है अभी जापान में भारतीय रुपए के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए 103 रुपए 17 पैसे देने होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें, अभी पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल भारतीय रुपए के हिसाब से वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में आपको भारतीय रुपए के हिसाब से 1 लीटर पेट्रोल के लिए केवल 1 रुपए 30 पैसे देने होंगे। ऐसे ही लीबिया में आपको केवल 2 रुपए 57 पैसे देने होंगे। ईरान में आपको केवल 4 रुपए 38 पैसे देने होंगे। अंगोला में आपको केवल 25 रुपए 77 पैसे देने होंगे। अल्जीरिया में आपको केवल 27 रुपए 81 पैसे देने होंगे। वहीं आपको बता दें, पूरी दुनिया में अभी हांगकांग ऐसा देश है जहाँ पे पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। भारतीय रुपए के हिसाब से आपको हांगकांग में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 242 रुपए 94 पैसे देने होंगे। ऐसे ही सीरिया में आपको 192 रुपए 46 पैसे देने होंगे। आइसलैंड में आपको 192 रुपए 30 पैसे देने होंगे। मोनाको में आपको 185 रुपए 90 पैसे देने होंगे और नॉर्वे में आपको 183 रुपए 25 पैसे देने होंगे। दोस्तों आपको बता दें, हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर अन्य देशों की तुलना में ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक बीते 1 अप्रैल को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की बेस प्राइस थी 57 रुपए 16 पैसे, लेकिन वो हमको मिला 96 रुपए 72 पैसे के हिसाब से, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र सरकार का 41% का टैक्स लगा। और दोस्तों, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, पेट्रोल डीजल या CNG के दाम के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है, पेट्रोल डीजल या CNG के महंगा होने की वजह से सभी चीजें महंगी होने लगती हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने इस सप्ताह के मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है। IMD के मुताबिक अगले से 5 दिनों के दौरान बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभागों ने 5 राज्यों में लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी की वजह से यहाँ के लोगों को जिस समय धूप निकली हो उस समय सावधान रहने की जरूरत होगी, वरना लू लग सकती है और भयानक तरीके से तबीयत खराब हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बताया गया है कि आज मंगलवार को पंजाब और हरियाणा में लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। भयंकर गर्मी पड़ने की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के सारे स्कूल और कॉलेज को आने वाले शनिवार तक बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं दोस्तों मौसम के हाल को लेकर एक और खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है कि भीषण गर्मी की वजह से कुत्ते आक्रामक हो गए हैं। बताया गया ताजनगरी आगरा में गर्मी बढ़ने की वजह से कुत्ते ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। जिला अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए बीते सोमवार को 462 मरीज पहुँचे। बताया गया बीते महीने के मुकाबले OPD में कुत्ता काटने के मरीज 2 गुने हो गए हैं। इस बारे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले खतरा घाव के संक्रमण का रहता है। जहां तक बात रेबीज वायरस की है तो ये संक्रमित जानवर के लार के घाव के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। रेबीज संक्रमण के लक्षण फ्लू के समान हो सकते हैं, जिनमें कमजोरी या बेचैनी या बुखार या सिर दर्द की समस्या होती है। काटने वाली जगह पर चुभन या खुजली भी बनी रह सकती है। इस प्रकार के संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए कुत्ते के काटने के 8 घंटे के भीतर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना आवश्यक माना
माना जाता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है और ये संक्रमण या कह लें रेबीज बीमारी कुत्ता या किसी जानवर के काटने से फैलती है। बताया गया कुत्ते के काटने के बाद प्रारंभिक तौर पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले घाव को धो लें। बताया गया घाव को धोने के लिए हल्के गुनगुने पानी और साबुन का प्रयोग करें। अगर खून बह रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। अगर आपके पास ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक क्रीम है तो उसे लगाएं। प्राथमिक घरेलू उपायों के तुरंत बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर की सलाह पर रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। आसान शब्दों में कहें तो कुत्तों का काटना कभी कभार जानलेवा तक साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में आज मंगलवार शाम से मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल सकता है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इससे झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान 3 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली और जो इसके आसपास के इलाके हैं या वो इलाके जो उत्तर पश्चिम भारत में आते हैं, उन सभी जगहों पर आज शाम से मौसम का मिजाज बदल सकता है और गर्मी से राहत मिल सकती है। अब दोस्तों मौसम की इतनी बात चली है तो आइए अगली खबर में जानते हैं कि आज 18 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर कम से कम अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, साथ ही में लद्दाख और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बताया गया है 18 से 20 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और तेज हवाओं के साथ बादल गरज सकते हैं, बौछारें पड़ सकती हैं, यानी कि कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बताया गया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी आज हल्की बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर आंधी भी आ सकती है। वहीं 19 से 20 अप्रैल के बीच दिल्ली और एनसीआर में बारिश और आंधी आ सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ की यात्रा को लेकर। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आने वाली 1 जुलाई से 31 अगस्त तक अमरनाथ की ये यात्रा चलेगी। आपको बता दें आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किए जा सकते हैं। इसी बीच अमरनाथ यात्रा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि तीर्थ स्थानों पर बाहर से आने वाले लोग गलत काम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे तीर्थ और पर्यटन स्थलों पे कूड़ा फैलाना, खुलेआम शराब पीना, हुड़दंग करना या लड़कियों वगैरह से छेड़छाड़ करना। अमरनाथ यात्रा में भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं। इसी की वजह से 2 साल पहले डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस को ऑपरेशन मर्यादा शुरू करने के निर्देश दिए थे। पिछले साल हरिद्वार, ऋषिकेश और चारों धाम के आसपास कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया था। आसान शब्दों में कहें तो हुड़दंग मचाने वाले लोगों को रोकने के लिए मर्यादा नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है पुलिस वालों की तरफ से। बताया गया इस बार भी पुलिस ने हुड़दंगियों और इस तरह से तीर्थ स्थलों पर मर्यादा का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। हालांकि एक बदलाव ये है कि इस बार पुलिस चालान करने के साथ साथ हुड़दंग करने पर मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। बताया गया प्रत्येक धाम में 3-3 टीमों को 3 दिन और रात चेकिंग करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बताया गया है कुछ लोग तीर्थ स्थलों की वीडियोग्राफी कर उसे सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इनमें कुछ वीडियो से इन स्थलों की मर्यादा भंग होती है। ऐसे में वीडियो बनाने वालों की निगरानी के भी निर्देश पुलिस को दे दिए गए हैं ताकि बाहर कोई गलत संदेश लोगों तक न पहुंचे। इसके अलावा आसान शब्दों में कहें तो अब जो भी लोग तीर्थ स्थल पे जाएंगे, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए जाएं या 4 धाम यात्रा के लिए, तो वीडियो बनाने से पहले या फोटो वगैरह खींचने से पहले काफी सावधान रहना होगा और सभी तरह के गलत कामों से बचना होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अनपढ़ राजा की कहानी सुनाकर इशारे इशारे में प्रधानमंत्री पे तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय में एक महान देश में चौथी पास राजा था। वो बहुत अहंकारी और भ्रष्टाचारी था। कुछ लोगों के कहने पे राजा कुछ भी फैसले ले लेता था। राजा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बैंकों का 2-2.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया था और एयरपोर्ट, बिजली, तेल खदान सब खरीद लिया। देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सब महंगा होने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा ने विरोध करने वालों को जेल में डालना शुरू कर दिया। आखिर में जनता को राजा की हकीकत पता चल गई और उसने उसे हटाकर एक ईमानदार देशभक्त आदमी को राजा बना दिया और देश खूब तरक्की करने लगा। दोस्तों ये वही कहानी है जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सुनाई है। बताया गया कहानी के जरिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इशारे इशारे में प्रधानमंत्री पे तंज कसा है और फिर से यही बात कही है कि देश को अच्छा चलाने के लिए देश का जो मैनेजर है यानी कि प्रधानमंत्री, उसको अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने की जरूरत है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गोल्डन टेम्पल को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमृतसर में एक लड़की को स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल में जाने से रोक दिया गया है। बताया गया असल लड़की अपने चेहरे पर तिरंगा पेंट करा कर गई थी। जब वो गोल्डन टेम्पल पहुंची तो पगड़ी पहने एक व्यक्ति ने उसे रोक दिया और माथा टेकने नहीं दिया। फिर उस व्यक्ति ने लड़की से कहा, ये पंजाब है, इंडिया नहीं। बताया गया इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। घटना कब की है अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। बताया गया लड़की हरियाणा की है और उसे रोकने वाला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कर्मचारी बताया जा रहा है। वहीं दोस्तों
दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र यानी कि भारत सरकार ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को वैध ठहराए जाने की डिमांड सिर्फ शहरी एलिट क्लास की है, इससे आम नागरिकों के हित प्रभावित होंगे। सरकार ने कहा है कि इस पर फैसला करना संसद का काम है, कोर्ट को इस फैसले से दूर रहना चाहिए। बताया गया केंद्र सरकार ने सेम सेक्स मैरिज पर दूसरा हलफनामा पेश किया और इसके पक्ष में दायर याचिकाओं पर सवाल उठाया। सरकार ने कहा है कि ये केवल शहरी एलिट क्लास का नजरिया है और इन याचिकाओं का मकसद ऐसी शादी को सिर्फ सामाजिक स्वीकार्यता दिलाना है। दोस्तों बात यह है कि अभी देश के सबसे बड़े कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएं आई हैं जिसमें यह मांग की गई है कि जो सेम सेक्स मैरिज है यानी कि जो लड़कों से लड़कों की शादी होती है या जो लड़की से लड़की की शादी होती है तो ऐसी शादियों को भी मान्यता दी जाए। हालांकि केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार इसके खिलाफ है और इसी मामले में बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे कानून पर फैसला करना संसद का काम है, यानी कि कानून बनाना, कोर्ट को इस फैसले से दूर रहना चाहिए। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे शादियों को मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक शराब नीति केस में यानी कि शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया की कस्टडी फिर से बढ़ा दी गई है। बताया गया मनीष सिसोदिया 27 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे और 29 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कस्टडी में रहेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है थोक महंगाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक थोक महंगाई दर यानी कि WPI मार्च में घटकर 1.34% पर आ गई है। आपको बता दें ये 29 महीने का निचला स्तर है। बीते फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% पर थी। जनवरी 2023 में ये थोक महंगाई दर 4.73% पर थी। बताया गया बीते मार्च के महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट खाने पीने के सामान, टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़े वगैरह, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट की कीमतों में गिरावट के चलते आई है, यानी कि ये सभी चीजें थोक भाव में बीते मार्च के महीने में सस्ती हुई हैं। इसके अलावा क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पेपर और पेपर से बने जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें कम होने से भी महंगाई घटी है। कई चीजों के दाम तो घटे हैं लेकिन दूध फिर भी महंगा हुआ है, यानी कि बीते मार्च के महीने में। और फिलहाल बीते मार्च के महीने में जो चीजें थोक भाव में सस्ती हुई हैं तो उनका फायदा आने वाले दिनों में रिटेल की खरीदारी में आम जनता को भी मिल सकता है या फायदा मिलने भी लगा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 60 खतरनाक एंड्रॉइड ऐप्स को लेकर। बताया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक 60 ऐसे एंड्रॉइड ऐप्स हैं जिनमें खतरनाक वायरस पाया गया है। इनमें से कुछ के नाम न्यूज 18 की तरफ से बताए गए हैं। ऐप्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो अगर आपके फोन में इनमें से कोई ऐप है तो बेहतर यही होगा कि आप इसे हटा दें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी खुद करेंगे। इसका आयोजन 20 और 21 अप्रैल को अशोक होटल में होगा, जिसमें 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हेट स्पीच को लेकर। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI के नेता बृंदा करात और KM तिवारी की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में दिल्ली के दंगे के दौरान कथित हेट स्पीच के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। बताया गया इसी मामले में देश के सबसे बड़े कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस पे जवाब मांगा है कि 2020 में जो दंगे हुए थे और उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने जो हेट स्पीच दी थी, जो विवादित बयान दिया था, तो इस बारे में FIR को लेकर या कार्रवाई वगैरह को लेकर क्या किया गया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।